अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको 14 चैप्टर जिसका नाम टर्बो मशीनरी है उसकी पहले 3 एग्जांपल के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल 14.1 को। ऑपरेटिंग इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ फैन इन द वेंटिलेशन सिस्टम। मतलब हमने ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है एक फैन का जो कि वेंटिलेशन सिस्टम में यूज़ हो रहा है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लोकल वेंटिलेशन सिस्टम इज यूज्ड टू रिमूव एयर एंड कंटेमिनेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन। द डक्ट इज राउंड एंड is constructed of galvanized steel with longitudinal seams and with joint 30 inch. The inner diameter of the duct is 9.06 inch and its total length 44 feet. There are 5 elbows along the duct. The equivalent roughness height of this duct is 0.15 and each elbow has a minor loss coefficient KL 0.21. तो इसमें बेसिकली बताया ये गया है इसकी जो डायग्राम है वो ये है। ये है वेंटिलेशन सिस्टम की डायग्राम। तो इसमें ये जो कुछ कंपोनेंट आ रहे हैं पहले तो उनको देख लें। ये एक हुड है जो कि एंट्री है जहाँ से एयर की एंट्री हो रही है, और ये पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहाँ से लीव कर रही है, निकल आउटलेट है, और ये फैन है, और ये नंबर ऑफ बेंड्स हैं। नंबर ऑफ बेंड्स कितने हैं जी? पहला नंबर ऑफ बेंड ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमने एंट्री को 0.1 कह दिया, आउटलेट को 0.2 कह दिया। तो चलिए आगे हम स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कि देयर आर 5 elbows along the duct, the equivalent roughness height of 0.15 mm and each elbow has a minor loss coefficient 0.21. तो माइनर लॉस कोफिशिएंट, लॉस की बात कर दी तो लॉस दो तरह के होते हैं, एक माइनर लॉस और एक मेजर लॉस। जो मेजर लॉस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन लेंथ एज वेल एज डायमीटर ऑफ द पाइप। तो अगर हम बात करें मेजर लॉस की, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ज़्यादा मेजर लॉसेज होंगे। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि मेजर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाइप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पाइप। और जो माइनर लॉसेज हैं वो डिपेंडेंट होंगे नंबर ऑफ बेंड्स के ऊपर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेंड होंगे उतने ज़्यादा लॉस माइनर लॉस होंगे। और वाल्स की कंडीशन के ऊपर, वाल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर, जहाँ जहाँ पे वाल लगा होगा अगर वो फुली ओपन भी है तब भी उस वाल में माइनर लॉसेज आएंगे ड्यू टू द शेप ऑफ द वाल। ज्योमेट्री कह सकते हैं हम उसको। To ensure adequate ventilation, note the C naught for minor loss coefficient commonly used in ventilation industry. To ensure adequate ventilation, the minimum required flow rate through the duct is 600 cubic feet per minute or 0.283 meter cube per second. Literature from the hood manufacturer lists the hood entry loss coefficient is 1.3 based on the duct velocity. When the damper is fully open, its loss coefficient is 1.8. यहाँ पे बता रहा है कि जो डैम्पर है वो फुली ओपनिंग कंडीशन में है। ओपनिंग कंडीशन मतलब अभी ये देखें स्टिल वर्टिकल है, तो ये अभी फुली ओपनिंग कंडीशन में है। अगर ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाता है, हम इस हैंड व्हील को रोटेट करते हैं और ये हॉरिजॉन्टल में आ गया तो ये फुली क्लोज कंडीशन में चला जाएगा। फुली ओपनिंग कंडीशन में इसका जो लॉसेज है 1.8 है। A centrifugal fan with 9.0 inlet and outlet diameter is available. Its performance data are shown in table 14.1 as listed by the manufacturer. Predict the operating point of this ventilation system. हमने operating point find करना है इस ventilation system का, and draw plot required available fan pressure rise as a function of volume flow rate is this fan chosen adequate. और हमने ये बताना है कि ये fan हमने जो चूज किया वो adequate है या नहीं है। तो चलिए हम सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले देखना है कि प्रॉपर्टीज़ देखनी है। प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टीज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेबल से उठाई गई हैं। तो ये हमें बताया उसने था इधर कि ये जो एयर है वो 25 डिग्री के ऊपर इनलेट में आ रही है, और फ्लो रेट जो एयर का टेम्परेचर दिया था उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उठा लिए। तो ये एच रिक्वायर्ड की बेसिक डायग्राम, ये बेसिक इक्वेशन जो है हमने पीछे डिस्कस की, आपने पढ़ी होगी, सर ने डेरिवेशन भी करवाई होगी इसकी। तो ये जो इक्वेशन है इसमें 3 तरह के हेड आ रहे हैं। पहला प्रेशर हेड, दूसरा वेलोसिटी हेड, तीसरा एलिवेशन हेड। और इसमें एक चीज़ हेड आ रही है वो है टोटल लॉसेज। टोटल लॉसेज आगे भी मैंने बताया कि टोटल लॉसेज जो है वो समेशन है मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस का। तो मेजर लॉस जो है वो डिपेंडेंट है लेंथ और डायमीटर के ऊपर, जो माइनर लॉस है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ बैंड्स और वाल्स की पोजीशन के ऊपर। तो चलिए
अब इस इक्वेशन को, ये जो बेसिक इक्वेशन है, इसको हम अपनी कंडीशन के मुताबिक, इस जो गिवन कंडीशन है इसके मुताबिक मॉडल करते हैं, चेंज करते हैं। अगर हम देखें पॉइंट 1 को, तो पॉइंट 1 जो है हमारा इस हुड से दूर है, ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और P2 का अगर हम 2 पे प्रेशर को देखें तो यहाँ पे देखें वो ये एलिवेशन डिफरेंस आ गया। यहाँ पे एलिवेशन Z1 थी और इस पॉइंट के ऊपर एलिवेशन जो थी Z2 आ गई थी, मतलब तो वो प्रेशर ड्यू टू एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट लग गया इधर। तो वो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो ड्यू टू एलिवेशन, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अब, तो वो जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो Z2 के ऊपर चेंज हो जाएगा। वो प्रेशर जो होगा वो P2, इस पॉइंट 2 के ऊपर P2 वो इक्वल होगा पी एटमॉस्फेरिक में से आप ये टर्म माइनस करेंगे, जिसको हम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन लेते हैं, रो GH। तो H जो है हमारा बेसिकली Z2 माइनस Z1 आ गया। तो ये हमारी P2 की वैल्यू आ गई थी, पी एटमॉस्फेरिक माइनस रो G, Z2 माइनस Z1। तो ये बेसिक इक्वेशन थी। तो बेसिक इक्वेशन में अगर हम वैल्यू P2 की रखें तो P1 जो बेसिकली ओपन एटमॉस्फेयर में था, P1 जो है वो पी एटमॉस्फेरिक आ जाएगा। साथ साथ हम लिख लेते हैं कि जो P इधर प्रेशर होगा वो पी एटमॉस्फेरिक होगा, और इधर जो पी एटमॉस्फेयर में से माइनस करेंगे ये वाली टर्म जो ये P2 है। तो जब हम ये टर्म हम देखेंगे P2 माइनस P1, तो मतलब ये P2 जो इस टर्म में से हमने माइनस करनी है, ये पी एटमॉस्फेरिक। तो इसमें से अगर मैं माइनस लिखूंगा पी एटमॉस्फेरिक, तो ये पी एटमॉस्फेरिक इस पी एटमॉस्फेयर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा वो नेगेटिव रो G Z2 माइनस Z1 बचेगा इधर, नेगेटिव रो G Z2 माइनस Z1 और जी, ये रो जी जो होगा रो जी से कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव Z2 माइनस Z1 जो होगा ये प्लस Z2 माइनस Z1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी गई। बाकी जो बची ये वेलोसिटी वाली थी, ये बची, और एक टोटल लॉस वाली बची। तो हमने बताया था कि जब पॉइंट 1 को अगर हम देखें, पॉइंट 1 हमने सपोज किया ज़रा दूर इस हुड से, और हमने ऊपर अजम्पशन लगाई जो कि एयर इस पॉइंट 1 के ऊपर स्टैग्नेंट है, मतलब रेस्ट की हालत में। तो वहाँ पे वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी वाला फैक्टर वो भी इनलेट वेलोसिटी वाला 0 हो गया। तो बचा क्या, अल्फा टू V2 का स्क्वायर ओवर 2G प्लस टोटल लॉस। तो अब हम देख लेते हैं कि ये लॉसेस की इक्वेशन को। तो चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इस HL को, जो कि टोटल लॉसेज हैं। टोटल लॉसेज आगे भी मैंने बताया कि जो टोटल लॉसेज हैं वो समेशन होगा मेजर लॉस का और माइनर लॉस का। तो ये मेजर लॉस इसमें जो इस इक्वेशन में है वो है FL ओवर D। मैंने आगे भी बताया था कि मेजर लॉस डिपेंडेंट होंगे लेंथ के ऊपर, डायमीटर के ऊपर, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली डायमीटर के। तो ये समेशन ऑफ KL है, माइनर लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनर लॉसेज के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समेशन को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ बैंड जो थे वो 5 थे, और 5 बैंड्स का समेशन आएगा, प्लस इस डैम्पर में जो लॉस आएंगे उसका, प्लस हुड की जो इनलेट हमें कोफिशिएंट दिया है हुड का, उसका समेशन आएगा। तो ये सबके जो माइनर लॉस होंगे वो नंबर ऑफ बैंड्स प्लस वॉल प्लस हुड का कोफिशिएंट होगा, और जो FL ओवर D है वो होगा लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और डायमीटर के ऊपर। तो ये F जो है ये है कोफिशिएंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का तरीका है बेसिकली ये, तो कैलकुलेट करना इसको मूडी चार्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट इस तरह करना है, हमने इसका प्रोसेस बता देता हूँ। बेसिकली आपको पेपर में या गिवन होगा, तो इसको कैलकुलेट हमने इस तरह करना है कि हमें रफनेस वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। रफनेस वैल्यू इधर लिखी थी 0.15, द इक्विवेलेंट रफनेस हाइट ऑफ द डक्ट इज 0.15 mm, और डायमीटर भी गिवन था। तो हमने सबसे पहले तो इन दोनों की रेशो ले लेनी है, एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास रफनेस टू डायमीटर, जिसको हम रिलेटिव रफनेस भी बोलते हैं।
ये रफनेस टू डायमीटर रेशियो ली है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ये एक वैल्यू इसकी ले लेनी है, और दूसरा हमने कैलकुलेट करना है रेनॉल्ट नंबर। रेनॉल्ट नंबर हमने इस तरह कैलकुलेट करना है कि हमारे पास हमारा जो केस है वो है क्लोज चैनल का, पाइप आ रहा है इसमें, तो उसमें हमारा जो रेनॉल्ट नंबर का फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है डायमीटर आ जाता है, और वेलोसिटी आ जाती है ओवर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हम उसको इन टर्म ऑफ म्यू के क्रॉसपोंडिंग में लिख सकते हैं। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है नीचे, वी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इन टर्म ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी भी लिख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायमीटर को। डायमीटर तो है, तो ये भी जो है वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारे पास हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक अगर हम लिखें वेलोसिटी को, तो वो होगी जो वॉल्यूम फ्लो रेट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, वो होता है ए वी के इक्वल। अगर हम वी की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगा वी ओवर ए। तो एरिया होगा पाइप का, तो पाइप के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई डी स्क्वायर, इधर डी स्क्वायर आएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाता है इधर। अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म करें तो ये इस तरह लिखी है 4 वी म्यू, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी पहले थी, पाई डी स्क्वायर था, नीचे डी स्क्वायर आना था बेसिकली, ये डी स्क्वायर इधर लिखा है और ये ऊपर वाले एक डी से कैंसिल हुआ है इधर स्क्वायर, तो इसलिए नीचे अकेला डी रह गया। तो ये रेनॉल्ट नंबर का इस तरह फार्मूला बनाया। और वॉल्यूम फ्लो रेट हमें उसने खुद बताया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में, वो वहाँ से लिया डायमीटर था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने प्रॉपर्टीज़ टेबल से उठाई थी, तो वहाँ से हमने रेनॉल्ट नंबर कैलकुलेट किया। हमारा रेनॉल्ट नंबर जो निकला वो 1 × 10⁵ निकला। तो जब हमने रेनॉल्ट नंबर कैलकुलेट कर लिया, तो रेनॉल्ट नंबर कैलकुलेट करने के बाद हम इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ये एक रेशियो निकाली थी रिलेटिव रफनेस की, और दूसरी वैल्यू हमने निकाली रेनॉल्ट नंबर की। जब ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली, तो हमने मोदी चार्ट में जाना है। मोदी चार्ट आप नेट से देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ नेट से। तो ये मोदी चार्ट है, मैंने नेट से उठाया, तो इसको डाउनलोड किया था, वो ये है। तो इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। अगर ये देखिए लेफ्ट साइड में हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी, एक्स एक्सिस में हमें रेनॉल्ट नंबर मिलेगा, और इस एक्सिस में हमें ये रिलेटिव रफनेस की वैल्यू है। तो हमने करना क्या है इसमें कि हमने रेनॉल्ट नंबर को कैलकुलेट किया। रेनॉल्ट नंबर हमारा क्वेश्चन में जो निकला था वो था 1 × 10⁵, और जो कोएफिशिएंट जो रेशो निकली थी उसकी वैल्यू थी 6.52 10⁴, मतलब 0.0006 वैल्यू निकली है इसकी, इस रेशो की। और 1 × 10⁵ इसकी है 10⁵ और 0.0006 की क्रॉसपोंडिंग हमने एफ कैलकुलेट करना है। तो अगर रेनॉल्ट नंबर देखें तो हमारा 10⁵ था 1, तो अगर हम इससे वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रा करें, ये वाली जो लाइन है, तो ये यूँ आएगी, और हमारी जो वैल्यू है इस एक्सिस में वो कौन सी है, 0.0006, ये वाली लाइन है हमारी। ये जो रेड लाइन जा रही है ना ऊपर को, ये हमारी 0.0006 वाली लाइन है। तो ये जहाँ से इसको क्रॉस करेगी, ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पे ये आपस में मीट करेंगी, वो वैल्यू जो होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, उसको हम एक्स एक्सिस में फेंकेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये तकरीबन 0.022 कर लें, यानी 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 0.03 है या 0.02 है, तो इसकी इस रेंज में आ रही है हमारी वैल्यू 0.02 और 0.03 में। तो बुक वाले ने जो वैल्यू उठाई है उसको देख लेते हैं, उसने क्या ली है वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कि 0.0209, उसने थोड़ी सी 0.02 से बड़ी ले ली है वैल्यू, तो वही बड़ी हमारी वैल्यू आ रही थी 0.02। तो हमारी रेंज, तो हमें पता है हम रेंज में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता चल गई। तो समेशन ऑफ केएल हमने कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो माइनर लॉसेज हैं, माइनर लॉसेज मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जो वाल्व हैं 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, और इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमें लॉस दिया है बेंड में, वो दिया था 0.21। 5 वाल थे, 0.21 उनका लॉस है, तो 5 को 0.21 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस वाल का हमें दिया था उसने
इसके फुली ओपन कंडीशन में उसका जो फ्रिक्शन वैल्यू है वो है 1.8, व्हेन डैम्पर इज फुली ओपन इट्स लॉस कोफिशिएंट इज 1.8। तो हमने उसको ऐड कर लिया बीच में। ये तो 1.3 जो था इस डैम्पर का था, उसने कहा था कि जहाँ पे डैम्पर डिस्क्राइब किया ऊपर स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू 1.3 दी है। ये व्हेन हुड एंट्री लॉस कोफिशिएंट इज 1.3। तो इनको समेशन किया तो हमारा जो माइनर लॉसेस का समेशन निकल आया, वो निकला हमारे पास 4.15। तो एच रिक्वायर्ड अगर हमने फाइंड करना है तो ये वो वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें इसने थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स कर दिया है, यूँ किया कि इस इक्वेशन को एच एल टोटल कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू पहले इधर रखी है, फिर जो चीज़ें कॉमन आती है वो कॉमन लेके तो ये इक्वेशन बनाई है। आप सिंपली क्या करेंगे कि जो एच एक्समेशन की एल निकाला है आपने, लेंथ भी बता दी, डायमीटर भी बता था, एफ आपने निकाल दिया, ये वैल्यू निकाल के सिंपली ये कोफिशिएंट निकालना है पहले। तो वेलोसिटी कैसे निकालनी है आपने, वेलोसिटी आपने निकालनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। एरिया बराबर होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो यहाँ से आपने वेलोसिटी निकालनी है, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया, डायमीटर आपको पता है, तो वेलोसिटी आप इजीली निकाल सकते हो। तो जब वेलोसिटी निकाली वो वेलोसिटी आपने यहाँ यूज़ कर लेनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, समेशन के आर निकाल लिया, लेंथ और डायमीटर गिवन था, एफ मूडी चार्ट से हमने कैलकुलेट किया, 0.20 आया, तो एच एल के जवाब आंसर आ गया। तो ये जो एच एल होगा वो हम यूज़ करेंगे इधर, और फिर हम ये वेलोसिटी जो थी आउटलेट पे हमने कैलकुलेट कर ली। आउटलेट पे जो वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट की, तो अल्फा 2 जो था ये डिज़ाइन पैरामीटर है, ये आपको गिवन होगा, और जी जो है ग्रेविटेशनल वेलोसिटी है, तो एच रिक्वायर्ड निकलाएगा। ये सारी वैल्यूज़ रखी हैं, तो हमारा जो आंसर आया एच रिक्वायर्ड का वो आया 15.2 एम ऑफ ईयर। तो अभी आपने इसमें क्या करना है कि ये यूनिट है मीटर ऑफ ईयर। तो जो है हम इसको अगर वाटर में करना है एम मीटर ऑफ वाटर, तो हम सिंपल जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट को अगर कन्वर्ट करना है ये मीटर ऑफ ईयर है, तो मीटर ऑफ अगर हमने करना है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी से इसी आंसर को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो जो हमें बताया कि 1000 है, तो ये 1 इंच ओवर 0.0254, ये मतलब ये बताया यूनिट कन्वर्जन है कि एक इंच में 0.0254 मीटर होते हैं। तो ये आपने आंसर निकाला है एच रिक्वायर्ड का, तो ये है 0.709। ये अभी आपने स्टिल निकाला एक फ्लो रेट के ऊपर जो कि आपको गिवन था, उस फ्लो रेट के ऊपर ये आया 0.709। तो हमारा टास्क था हमने ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है। ऑपरेटिंग पॉइंट हमने इस तरह फाइंड करना है कि हमें एक डाटा टेबल उसने कहा था क्वेश्चन में कि 14.1 टेबल दिया था, इस रेफरेंस दिया इस क्वेश्चन में उसने कि ये 14.1 टेबल आर शोन, इट्स परफॉर्मेंस डाटा आर शोन इन 14.1 टेबल। 14 टेबल जो है ये प्लॉट कर लें, यानी अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर वी एफ रख लें, ये जो टेबल है इसको हमने प्लॉट करना है। ये प्लॉट इस तरह की है कि साथ साथ हम इसको देख लेते हैं नीचे डायग्राम को जो प्लॉट की है। तो देखें जीरो पॉइंट के ऊपर, जीरो के ऊपर अगर मैं इधर ही प्लॉट करके दिखा देता हूँ पहले आपसा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो हम लेंगे वो लेंगे वी डॉट वॉल्यूम फ्लो रेट, वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे एच अवेलेबल। जब एच अवेलेबल आ गया इधर और इधर आ गया वी डॉट वॉल्यूम फ्लो रेट, तो हमें पता है कि जीरो के ऊपर जब वॉल्यूम फ्लो रेट जीरो था तो तब इसकी वैल्यू थी 0.9, तो ये 0.0 है। तो जब ये जीरो था तो एच अवेलेबल की वैल्यू कितनी थी 0.9, तो सपोज के 0.9 ये वाला पॉइंट है, तो ये 0.0 के ऊपर एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि जब ये 250 ही वेलोसिटी, लेट्स सपोज कि वॉल्यूम फ्लो रेट हुआ तो 250, तो इसकी वैल्यू है 0.95, यानी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई इस पॉइंट से। तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम इसके पैरेलल में गए थोड़ी सी ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये था 0.90 का पॉइंट, ये 0.95 का पॉइंट आ गया।
तो ये 0.95 का, आगे 0.9 का फिर पॉइंट आ गया 500 के ऊपर, तो ये 500 वाला पॉइंट आ गया। तो इसके ये भी 0.90 था, तो इसके इक्वल में मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ये तीसरा पॉइंट ये हो गया। 750 के ऊपर अगर पॉइंट लगाऊंगा तो 0.75 होगा 750 के ऊपर, तो ये 750 वाला पॉइंट लगा लेता हूँ। तो इसके ऊपर पॉइंट जो है एफिशिएंसी आ रही है वो 0.75 आ रही है। तो ये, तो अगर कर्व बनाएंगे हम इन पॉइंट्स को मिला के, तो वो कुछ यूँ बनेगी, इन पॉइंट से पास होती जाएगी इस तरह। तो तो ये कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं कि एच अवेलेबल। ये टेबल गिवन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टेबल गिवन है, ये एच अवेलेबल की कर्व बनेगी, जो कि हमें ये नीचे दी हुई है। ये जो पॉइंट्स हैं ये वही टेबल के पॉइंट्स में मार्क किए हैं, फिर उन पॉइंट्स को मिला के एक कर्व बनाई है। तो ये जो एच रिक्वायर्ड है ये इस तरह बनेगी कि आपने एक वैल्यू के ऊपर हमने अभी ये जो एच रिक्वायर्ड निकाला, ये कौन से फ्लो रेट के ऊपर निकाला, जो कि हमें गिवन था। मैं दिखा देता हूँ, जो कि हमें गिवन था 600 क्यूबिक फीट पर मिनट के ऊपर। हमने ये इसके ऊपर निकाली है एच रिक्वायर्ड हमने उसके ऊपर निकाला 600 के ऊपर, वो आया 0.709। 600 के ऊपर आया 0.709, यानी कोई यहाँ पे आएगा इस पॉइंट के ऊपर 0.709 इस पॉइंट के ऊपर, कोई यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, आइट्रेशन मेथड है ये, मतलब हम डिफरेंट फ्लो रेट के ऊपर वैल्यूज निकाल लेंगे, बाद में इन पॉइंट्स को जब मिलाएं उन पॉइंट्स को मिला के ये एच रिक्वायर्ड की लाइन बनाएंगे। जब ये रेड वाली लाइन बन गई तो हम देखेंगे, हम वो वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर एच रिक्वायर्ड और एच अवेलेबल इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं कि हमारी अगर मैं रेड कलर को ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे जो एच रिक्वायर्ड है वो एच जो है इंचेस ऑफ वाटर में जो एच अवेलेबल है वो है 0.8। तो अगर मैं इस कर्व के ऊपर वैल्यू लूँगा तो वो जो वैल्यू निकली है वो निकली है ये 0.650 किस फ्लो रेट के ऊपर आई है। हमने ये जो एच रिक्वायर्ड निकाला, ये निकाला 0.709 इंचेस ऑफ वाटर के ऊपर। तो इसी तरह अगर हम निकालें, ये निकाला था 600 क्यूबिक फीट पर मिनट के ऊपर। तो अगर मैं निकालूँ, इसको हमने एक वैल्यू निकाली है, तो ये जो रेड लाइन है इसको अगर प्लॉट करना है तो इसके लिए हमें एक वैल्यू, एक पॉइंट नहीं चाहिए, हमें मोर देन 1 पॉइंट चाहिए। उसके लिए हमें डिफरेंट फ्लो रेट के ऊपर खुद से सिलेक्ट करनी है वैल्यू फ्लो रेट की। मतलब 600 पे निकाली है, इसी तरह अगर हमें 400 पे निकालूँ तो वो क्या वैल्यू आएगी, तो उसमें जो चेंजिंग आनी है वो बता देता हूँ। तो चेंजिंग आएंगी या इसमें वेलोसिटी की, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी। इधर वेलोसिटी कैसे आपने निकालनी है, फिर जहाँ आपने लगाई थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इज इक्वल वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल ए वी। तो यहाँ से आपने वेलोसिटी निकाली थी जब इसकी वैल्यू ली थी फ्लो रेट की 600 क्यूबिक फीट पर मिनट, और मीटर पर सेकंड में भी दी थी 0.281 या वो ली थी आपने। तो 600 क्यूबिक फीट ली और यहाँ से एरिया भी दिया था, निकाल लिया। तो अब आपने 600 नहीं लेनी, 600 की जगह आपने 400 लेनी है और दोबारा से हमने वेलोसिटी निकालनी है। वो वेलोसिटी दोबारा हमने वैल्यू जो होगी इधर इंसर्ट करेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी। तो हम एच रिक्वायर्ड 400 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 800 पे ऊपर निकाल लेनी है आपने, एच वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू आपने 800 लेनी है, वी डॉट की, एरिया आपका वही रहेगा और वेलोसिटी 800 क्यूबिक फीट पर मिनट के ऊपर आपने निकाल लेनी है। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए, कम से कम 3 कर लेनी है। जब आपने 3 कर ली कैलकुलेशन, तो वो तीनों पॉइंट आपने मार्क करने हैं। ये अभी लाइन नहीं है आपके पास, तो आपने वो लाइन बनानी कैसे है कि आपने एक निकाला 400 के ऊपर, तो वैल्यू आई आपकी लेट्स सपोज 0.335 आई। ये पॉइंट आ गया था आपका 400 के ऊपर, ये 0.79 आया था आपका 600 के ऊपर। तो ये अगर मैं 600 को वर्टिकली ड्रा करूँ तो ये 0.709 0.7, ये 0.7 वाला पॉइंट है, तो 09 थोड़ा सा अप
ये वो वाला 0.709 वाला। तो अगर आपने 800 पे 800 वैल्यू ली, यानी 800 फ्लो रेट की वैल्यू ली, या 700 की कर लें, तो 700 ली तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपने पॉइंट लोड कर लिया, इस तरह ये पॉइंट आ गया। तो अब आपने करना क्या है कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। आपने इन पॉइंट में से एक इक्वेशन कर्व पास करनी है, वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व ही होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो आप इन पॉइंट से जितनी ज़्यादा पॉइंट होगी उतनी कर्व ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो ये आपने एक कर्व बना लेनी है। तो ये जिस पॉइंट के ऊपर पास होगी ना, मीट करेगी अवेलेबल के साथ, वो वाला पॉइंट होगा अपना एच ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये वाली जो दो वैल्यूज़ होंगी, ये वाली एक ये पॉइंट और ये पॉइंट जिसके ऊपर ये मीट कर रहे थे, ये जो डॉटर लाइन भी लगी हुई है, ये वाला पॉइंट, ये 600 से ज़रा ज़्यादा है, तो इसको 650 उसने दिया, 650। तो ये दो ऑपरेटिंग कंडीशन है जिसके ऊपर हमारा वो चलेगा, जो हमने फाइंड करना था। ये एग्जांपल 14.2 डिस्कस कर लेते हैं। A washing operation at a power plant requires 370 gallon per minute of water. The required net head is about 24 feet at this flow rate. A newly hired engineer looks through some catalogs and decides to purchase the 8.25-inch impeller option of Teco model. If the pump operated at 1160 RPM as specified in the performance plot, she reason its performance curves intersect 360 GPM at 24 feet. The chief engineer, who is very concerned about efficiency, glances at the performance curves and notices that the efficiency of the pump at this operating point is only 70%. He sees that the same flow rate, 12.7 impeller achieves a higher efficiency, about 76.5% at the same flow rate. He noticed a throttle valve can be installed downstream of the pump to increase the required net head so that the pump operated this higher efficiency. He asked the junior engineer to satisfy her choice impeller diameter. Choice of impeller diameter, namely, he asked her to calculate which impeller would need least amount of electricity to operate. Perform the comparison and discuss. तो इसमें हमने कंपैरिजन करना है दो पंप्स का, जिनमें से एक का 8.25 आया है और एक का 12.75 है, और देखना है कि विच वुड टेक लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन से पावर। अब डिस्कस करते हैं जो उसने हमें वेरिएबल जो हमें डाटा दिया है, 370 गैलन और 24 फीट रिक्वायरमेंट की थी। उसके लिए हमने जो पंप का एक सेलेक्ट किया वो एक ये है और एक ये है। जो 8.25 वाला पंप है उसकी एफिशिएंसी हमने अगर देखी ग्राफ से वो 70% है। इसी तरह अगर हम 12.75 वाली को यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, पीछे ग्राफ है उससे। ग्राफ को मैं ग्राफ को हम देख लेते हैं पहले कि ये ग्राफ है। इस ग्राफ से हमने 12.75 की अगर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू देखनी है एफिशिएंसी की, और अब ये 12.75 वाला इम्पेलर पंप है, उसकी ये परफॉर्मेंस कर्व है, ये ब्लू लाइन जो है जा रही है। तो इस पंप को अगर हम देखें तो ये जो हेड है नियरली कोई 70s की लाइन में होगी, 74, 70s, 76 कुछ यहाँ पे, यानी 80 से कम है। और अगर हम इसको इस पॉइंट पे देखें, ये पावर, हम पावर भी ले सकते हैं, लेकिन इधर पावर जो प्लॉट की ये जो रेड डॉटर लाइन है ये पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इधर यहाँ पे आके जो डिस्टेंस है पावर में आ गया, उसने गैप ज़्यादा डाल दिया, 10 से 15 पे जंप कर दिया। अगर ये 12 पे होती, 14 पे होती, तो हम इस पंप की इधर से पावर ले सकते थे। जिस तरह उधर पहले पंप की 8.25 वाले पंप की पावर जो है यहाँ से कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं कि इधर गैप कम था, 2 हॉर्स पावर थी, 3 थी, फिर 5 थी। तो 8.25 वाले पंप को अगर देखें तो उसकी हॉर्स पावर जो आनी थी वो नियरली 3 हॉर्स पावर आनी थी, जो कि हमने पीछे कैलकुलेट की है बाय फार्मूला, वो आई 3.2 हॉर्स पावर। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो हमें 70 दी थी, इसकी तो दी है एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी जो 12 वाला है इसकी एफिशिएंसी नहीं दी, तो हमने इसकी एफिशिएंसी यहाँ से देखनी है, ऐसे देखनी है कि हमें 370 मेंशन किया है फ्लो रेट GPM,
370, तो ये 320, ये 40, ये 60 और ये 80, हमने 70 के क्रॉसपॉन्डिंग देखनी है। तो किस पंप के ऊपर देखनी है? इस 12.25 वाले के, ये जो ब्लू लाइन है इसके साथ अटैच जाके मिलानी है लाइन, स्ट्रेट लाइन ऊपर को खींचेंगे, ये दो लाइन के मिडल में जाएगी, मेरे से दिख जाएगी ये। तो ये नियरली इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 76.5 कर लें, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई, तो ये 76.5 इसकी एफिशिएंसी ये है। इसकी अगर हम देख लें अब जो इसका हेड है वो 74 होगा, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, फ्लो रेट 370 है, तो इसमें हेड की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे फिर। तो सेकंड अगर पीछे हम इसमें तो हमने फर्स्ट में तो सारी टर्म कंडीशन पूरी थी, तो हमने वैल्यूज पुट की और ब्रेक हॉर्स पावर निकाल ली। एफिशिएंसी का फार्मूला हमें पता है कि वाटर पावर और ओवर ब्रेक हॉर्स पावर है, तो एफिशिएंसी को हमने इधर डिवाइड कर लिया, ब्रेक हॉर्स पावर को उधर लेके, तो वैल्यूज हमने निकाली 3.2 आ गई। तो इस पंप की जो हमने निकालनी है इसकी 12.75 की ये डायरेक्ट लिखी हुई है 8.78, ये भी इसी तरह ही निकालनी है हमने। इसमें हमने जो चीज़ें इंसर्ट करनी है वो ये करनी है कि जो चीज़ें चेंज होंगी वो एक तो ये चेंज होगा कि यहाँ 24 नहीं आएगा, 24 की जगह हमने वहाँ चेक किया था वो 70s की लाइन में लाई कर रही थी, वो वैल्यूज़ उसने वहाँ से उठाई है, ये इधर 72 लिखा हुआ है, ये वैल्यू इधर इंसर्ट की है। और नंबर 2 एफिशिएंसी जो इस 12 वाले की थी, एफिशिएंसी इसकी हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में खुद बता दी उसने 76 है, तो इधर 70 नहीं आएगा, फिर 0.76 आएगा, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही आएंगी। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम अगर इसकी पावर निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 8.7। तो अब हमारा अगर हम इसको डिस्कशन करें कि हमारा कौन सा पंप बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, ये वाला या ये वाला 8.75 वाला, 12.75 इंचेस वाला इम्पेलर की साइज़ वाला। तो इसकी डिस्कशन हम इस तरह करते हैं कि अगर हम ये पंप लेते हैं 8.25 वाला, तो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा 3.2 हॉर्स पावर, और हमारी रिक्वायरमेंट वही है 24 फीट हाइट के ऊपर वाटर पहुंचाना है 370 गैलन पर मिनट। तो ये भी वो काम कर सकता है, लेकिन ये पावर लेगा 3.2 हॉर्स पावर, और ये पंप भी वही काम करेगा, 24 फीट के ऊपर पहुंचाना है और 370 गैलन ही हमने पहुंचाना है, तो ये भी वही काम कर सकता है, लेकिन ये पावर ले कंज्यूम करेगा 8.78। देन व्हाई वी सिलेक्ट दिस, अगर ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है तो फिर हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। अगरचे हमें एफिशिएंसी 6% इसमें कम मिलेगी, लेकिन इसमें पावर जो है वो इसका 2 टाइम से भी ज़्यादा है, तो इसमें हमें पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये पंप सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा एज़ कम्पेयर टू इसके कि हमें 6% हम एफिशिएंसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, 70 वाला पंप यूज़ कर लेंगे, लेकिन हम 76 पे आके एफिशिएंसी पे आके ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। तो ये इसकी डिस्कशन है।